इस वक्त की बड़ी खबर, नेपाल के नए नक्शे पर आज नेपाल की संसद में वोटिंग होगी। इस नक्शे के प्रस्ताव को नेपाल की संसद में बहस चल रही थी, जिस पर आज आखिरी दौर पर संसद वोटिंग के जरिए इस पर मुहर लगाएंगे। इसे लेकर नेपाली संविधान में भी संशोधन किया गया है। नक्शे को लेकर भारत और नेपाल के बीच तनातनी भी जारी है, क्योंकि इसी नक्शे में भारत के कई इलाकों पर नेपाल अपना दावा कर रहा है। और हमारे डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संजीव जी, सबसे बड़ा सवाल तो इस वक्त यही है कि आखिर नेपाल को इतनी जल्दबाजी क्यों है? यहाँ ये प्रश्न है और इसका जवाब खोजे नहीं मिल रहा है, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है और जैसा कि आप जानती हैं, नेपाल में ये 3 दिन पहले पेश हुआ था नेपाल की संसद में ये विधेयक। और उसके बाद जैसा कि वहां नियम है 72 घंटे का वक्त दिया जाता है, ताकि कोई संसद सदस्य अगर ये चाहता है कि मैं कोई संशोधन दूं तो वो संशोधन दे सके। बिल पहले ही दिन ध्वनिमत से पारित हो गया। उसके बाद संशोधन के लिए जो नियम है 72 घंटे का, वो कल शाम यानी कि शुक्रवार शाम पूरा हुआ। और उसके बाद आज की छुट्टी, कल की छुट्टी, तो जाहिर है अब सोमवार को संसद लगना था और उस दिन इस बिल को पारित होना था। लेकिन देखिए कितनी व्यग्रता है वहां पर प्रधानमंत्री केपी ओली को, कि उन्होंने आज छुट्टी के दिन संसद की बैठक बुला ली है और वो चाहते हैं कि आज ही इसे पारित भी कर दिया जाए। आखिर क्या वजह है इसकी? नेपाल से कोई समस्या नहीं है भारत को। लगता ऐसा है कि कुछ नेतृत्व का एक वर्ग है जो कि चीन के उकसावे में है और वो बॉर्डर विवाद को भारत के साथ और ज्यादा बढ़ाना चाहता है, और शायद यही वजह है कि इस तरह की कार्रवाई की गई है। जी संजीव जी, दो देशों के बीच की अगर बात है तो क्या ये पहले नहीं होना चाहिए था कि पहले दोनों देशों के बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत होती? क्योंकि पिछली बार भी जो वहां के विदेश मंत्री हैं उन्होंने ये बयान दिया कि कूटनीतिक बातचीत होनी चाहिए भारत के साथ, लेकिन क्या ये पहले नहीं होना चाहिए था? पहले नक्शा पारित कर लिया जाता है। देखिए, भारत और नेपाल के बीच 1900 किलोमीटर का लंबा सीमा क्षेत्र है और इतने लंबे बॉर्डर में कहीं पे कोई विवाद नहीं है। 98% इलाके में कोई विवाद नहीं है। 2% इलाका जो है उसमें विवाद है, जिसके बारे में अभी हाल से कहना शुरू कर दिया नेपाल ने कि लिम्पियातुरा, लिपुलेख और काला पानी हमारा है, जबकि वो हमारे उत्तराखंड का हिस्सा है और आज नहीं दशकों से है। लेकिन उन्होंने कह दिया और उसके बाद उन्होंने एक नया मैप कैबिनेट में पारित किया, संसद में लेकर आए, संसद में वोटिंग कर रहे हैं और उसके बाद कहते हैं बातचीत कर लो। बातचीत तो विवाद को सुलझाने के लिए होती है या फिर विवाद को बढ़ा करके फिर सुलझाने की टेबल पर लाया जाता है? ये तो बहुत ही छोटी बात है कूटनीति में, और ऐसा लगता है कि बहुत ही सही तरीके से कार्रवाई हो रही है। डोर इसकी बीजिंग में है संभवतः, और वहां से कार्रवाई हो रही है। केपी ओली साहब और वहां की जो सरकार है वो आज की तारीख में मित्रता जो है वो ज्यादा कुछ दिखा रहे हैं। नेपाल और वहां के लोगों से तो हमारे पारंपरिक संबंध है और उनके साथ तो कोई दिक्कत हो नहीं सकती है, लेकिन दिक्कत संभवतः वही है। और इस कारण से भी अभी तक भारत की तरफ से बातचीत पर बहुत ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया गया है, क्योंकि बातचीत के नतीजे भी करीब करीब क्लियर है। ऐसा लग रहा है कि चीन न केवल खुद सामने आकर के बल्कि नेपाल में अपने मित्रों के जरिए भी सामने आकर भारत के लिए समस्याएं खड़ी कर रहा है। कल आपने देखा कैसे गोलियां चला दी नेपाल के प्रहरियों ने भारतीयों पर। तो ये तमाम चीजें इस ओर इशारा कर रही हैं कि नेपाल में बैठा वो अभी शासक वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं उपसावे में आकर के भारत के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। जी संजीव जी, आप बने रहे हमारे साथ इस वक्त पूर्व राजनयिक जेके त्रिपाठी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। सर, नेपाल की इस हरकत को किस तरह से देख रहे हैं आप? क्या ये चीन की शह पर नेपाल इस तरह की करतूत कर रहा है? मेरे ख्याल से आपका तात्पर्य ये है कि जो कल भारतीयों पे गोलियां चली हैं? जी नहीं सर, मैं नक्शा विवाद के बारे में बात कर। देखिए ऐसा है कि नेपाल ये चीन की शह पे कर रहा है, ये तो सही है, क्योंकि नेपाल में भी साम्यवादी सोच की सरकार है ओली की, जो कि चीन की पिट्ठू है। और ये चीज इसके पहले भी जब कमल प्रचंड की सरकार थी, वो भी साम्यवाद की, तो उन्होंने भी कोशिश किया था, लेकिन वो मामला वहीं रह गया था। नेपाल को ये समझाने की जरूरत है, हमें अच्छी तरह से स्पष्ट करने की कि देखिए हम आपके साथ हैं, लेकिन
इसका अर्थ ये नहीं कि आप हमारा अनुचित लाभ उठाएं हमारे बड़े होने का। जी। अक्सर नेपाल सहित और छोटे जो देश जो हमारे साथ में हमारे पड़ोसी ये कहते रहे कि हम बड़े भाई की तरह, दादा की तरह व्यवहार कर रहे हैं, तो उनको ये बात समझा देनी चाहिए और ये भी समझा देनी चाहिए कि नेपाल का आर्थिक और सामरिक हित इसी में है कि वो भारत के साथ रहे, क्योंकि नेपाल को आने वाले सभी आयात, नेपाल में कुछ होता नहीं, जो भी आयातित चीजें होती हैं सब भारत के बंदरगाहों द्वारा आती हैं। नेपाल का पेट्रोल भारत के द्वारा पाइपलाइन के द्वारा आ रहा है, भारत ने रेलवे लाइन बनाई है। इस सब के चलते नेपाल के लिए और कहीं से कोई रास्ता नहीं बचेगा, ये नेपाल को समझा देना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही हमें जिसको कहते हैं कि किड्स ग्लव्स के साथ, कि बहुत सावधानी के साथ नेपाल से बात करनी होगी, ताकि नेपाल में कहीं ये न लगे, ये सरकारों का ये एक तरीका होता है कि जनता की भावनाएं भड़काने का। तो नेपाल को इस तरह समझाना चाहिए कि उसकी सरकार को ये मौका न मिले कि जनमानस को छोटी छोटी बात पे भारत के खिलाफ भड़का दिए। बहुत शुक्रिया जयकी त्रिपाठी जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए। नेपाल पुलिस ने 21 घंटे बाद बंधक बनाए शख्स को छोड़ दिया है। पीड़ित ने पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, नेपाल पुलिस ने बंधक बनाए शख्स को छोड़ दिया है। हालांकि उस शख्स को 21 घंटे बाद छोड़ा गया है और पुलिस पर पीड़ित ने प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि कल नेपाल की सीमा पर फायरिंग में एक मजदूर की मौत हुई थी। नेपाल से पकड़ के लाया है। हम कहे सर हमको मार दीजिए चाहे जो करिए, हमको इंडिया से पकड़ करके लाया है, बंदूक से चहेटा करके मार करके भेज करके तब ले गया है वहाँ से तसरा पुलिस वही ट्रैक में संग्रामपुर। कितना राउंड गोली चला था? गोली न बेसी तो घटे बेसी चला है 10-15 फायर। चीन से सीमा विवाद पर सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश को भरोसा दिलाता हूं कि एलएसी पर हालात सामान्य हैं। चीन के साथ कई स्तर पर बातचीत जारी है। चीन के साथ सीमा विवाद पर सेना प्रमुख का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि एलएसी पर हालात सामान्य है। हम चीन के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। सीमाओं पर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। I would just like to assure everyone that the entire situation along our borders with China is under control. We are having a series of talks which started with the Corps Commander level talks on the 6th of this month. This has been followed up by a number of meetings at the local level between commanders of equivalent ranks, and we are hopeful that through this continued dialogue that we are having, everything is under control. कोरोना महामारी के बीच देहरादून की इंडियन मिलिट्री अकादमी में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान 423 कैडेट पास आउट हुए। हालांकि इस दौरान पूरी दर्शक दीर्घा खाली रही क्योंकि परेड में किसी के भी प्रवेश की अनुमति नहीं थी। आईएमए देहरादून के 88 साल के गौरवपूर्ण इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पासिंग आउट परेड सिर्फ रस्म अदायगी रही। कोविड-19 की वजह से इस बार पासिंग आउट परेड का पूरा कार्यक्रम सादगीपूर्ण तरीके से किया गया। आज पास आउट होने वाले 423 कैडेट्स में से 333 भारतीय सेना का हिस्सा बने, जबकि 90 कैडेट जो है वो विदेशी हैं। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की मौजूदगी में शामिल होने की शपथ दिलाई गई। अब बात मुंबई की। मॉनसून के आज मुंबई में पूरी तरह से अपना रंग दिखाने की उम्मीद है। लंबे इंतजार के बाद दक्षिण पश्चिम
मॉनसून ने गोवा और महाराष्ट्र में दस्तक दे दी है। अगले 48 घंटे में इसके तेजी से और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में दक्षिण एवं तटीय महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा होने का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज और कल मुंबई में भारी बरसात लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। मॉनसून महाराष्ट्र में पहुंच चुका है और चंद ही घंटों में मुंबई समेत अन्य इलाकों में वो दस्तक देने वाला है। इस समय हम मुंबई से सटे ठाणे शहर में मौजूद हैं और बरसात से पहले सड़क का हाल मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये घोड़बंदर रोड की सड़क है और ये छोटा पुल आगे जाकर घोड़बंदर रोड को मिल जाता है। वहां पर रास्ते की स्थिति देखिए, रास्ता किस प्रकार से खराब है। गड्ढे ही गड्ढे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, कोई सुध लेने वाला नहीं है। साइड में देख सकते हैं कि पेवर ब्लॉक भी बिठाने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी उखड़ चुके हैं। ये देखिए कैसे गाड़ियां आगे दौड़ रही है, स्पीड कम करना पड़ रहा है। ऐसे ही हालत कई सड़कों की नजर आ रही है। इसके अलावा ये देखिए, यहाँ पर भी देखिए कैसे ये इलेक्ट्रिकल की केबल भी बाहर पड़े हुए हैं। ये जमीन के अंदर होने चाहिए, लेकिन इस पर भी अब तक काम नहीं हुआ है। ऐसे ही सड़कों की हाल कई इलाकों में देखने को मिलते हैं। मुंबई हो, ठाणे हो, कल्याण डोंबिवली हो या फिर विरार, वसई, इन इलाकों में यही हाल सड़कों का देखने को मिलता है। हालांकि ये सभी काम जो गड्ढे पाटना और ये सब सड़क की मरम्मत का काम बरसात से पहले ही होने चाहिए, लेकिन अब तक ये काम जैसे कि तैसे पड़े हैं। इस पर कोई भी प्रशासन का अधिकारी फिलहाल बात नहीं कर रहा है। हालांकि ऐसे गड्ढे बारिश होने के बाद, पानी भर जाने के बाद दुपहिया चलाने वाले लोगों के लिए जान पर बनाते हैं। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 ठाणे। और इस वक्त मुंबई से हमारे सहयोगी विनोद जगदाले हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, आपकी रिपोर्ट भी अभी हमने देखी। मॉनसून में मुंबई का क्या हाल होता है ये किसी से छिपा नहीं है और रिपोर्ट में भी साफ हमने देखा कि जो गड्ढे हैं वो भरे नहीं गए हैं। और ऐसे में जब कोविड-19 से भी मुंबई की हालत खराब है, अब मॉनसून की मार भी मुंबई को झेलनी पड़ेगी क्योंकि तैयारी नहीं है। देखिए, कह सकते हैं कि मुंबई दोहरी मार इस बार झेल सकता है। एक तो पहले कोविड-19 की मार मुंबई पर पड़ी हुई है और दूसरा अब मॉनसून आने को है। मॉनसून में हमेशा मुंबई लॉक हो जाती है। आपने देखा ही होगा कि भारी बारिश अगर होता है, 100 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है, तो मुंबई के कई निचले इलाकों में ये पानी भर जाता है। हालांकि नाला सफाई को लेकर हर बार आरोप प्रत्यारोप दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष में जारी रहता है। इस बार सत्ता पक्ष ये कह रहा है, शिवसेना ये कह रही है कि इस बार नालों की सफाई अच्छी तरीके से हुई है और वो अप्रैल से ही शुरू हो चुकी है, तो कोई डरने की बात नहीं। वाटर लॉगिंग उन्हीं इलाकों में होगी जो लो लाइन में आते हैं। लेकिन विपक्ष का ये आरोप है। आशीष शेलार जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है बांद्रा से, उन्होंने कल दौरा किया मुंबई का और उनका ये कहना है कि सिर्फ 40% ही नालों की सफाई हो पाई है, क्योंकि तमाम बीएमसी के अधिकारी कोविड-19 की काम में लगे हुए हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने अपनी मनमानी की है, काम पूरा नहीं किया है, लेकिन बिल पूरी तरीके से वो वसूल करेंगे। और इस बार अगर मुंबई डूबती है तो उसलिए बीएमसी के अधिकारी और सत्ता पक्ष इसके लिए जिम्मेदार होगा, ये आशीष शेलार का आरोप है। फिलहाल बीएमसी का ये कहना है कि जिन जिन निचले इलाकों में पानी भरता है वहां पर हेवी ड्यूटी के पंप लगाए गए हैं, क्योंकि वो पानी वहां से निकालने की यहाँ पर सुविधा हो पाए। लोकल ट्रेन तो बंद है, भारी बारिश से लोकल ट्रेन तो बंद ही रहती है, तो इस बार लोकल तो चलने वाली नहीं है। सारा यातायात अब सड़क पर डिपेंड है। जो भी इमरजेंसी सर्विसेज के लिए काम पे निकलते हैं, कल्याण डोंबिवली, वसई, विरार, ठाणे से मुंबई के निकलते हैं, उन्हें दिक्कतें आ सकती है। अब इसके लिए प्रशासन क्या कर रहा है ये भी देखना होगा। जी, तमाम तरह के दावे, लेकिन दावों की पोल खुल सकती है मॉनसून के आने के बाद। बहुत शुक्रिया विनोद आपका इस अपडेट के लिए। चंद घंटों में मॉनसून मुंबई में दस्तक देने वाला है, लेकिन रास्तों पर गड्ढों को अभी तक भरा नहीं जा सका है। ठाणे शहर से देखिए हमारे ये ग्राउंड रिपोर्ट। मॉनसून महाराष्ट्र में पहुंच चुका है और चंद ही घंटों में मुंबई समेत अन्य इलाकों में वो दस्तक देने वाला है। इस समय हम मुंबई से सटे ठाणे शहर में मौजूद हैं और बरसात से पहले सड़क का हाल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये घोड़बंदर रोड की सड़क है और ये छोटा पुल आगे जाकर घोड़बंदर रोड को मिल जाता है। वहां पर रास्ते की स्थिति देखिए, रास्ता किस प्रकार से खराब है। गड्ढे ही गड्ढे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, कोई सुध लेने वाला नहीं है।
साइड में देख सकते हैं कि पेवर ब्लॉक भी बिठाने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी उखड़ चुके हैं। ये देखिए कैसे गाड़ियां आगे दौड़ रही है, स्पीड कम करना पड़ रहा है। ऐसे ही हालत कई सड़कों की नजर आ रही है। इसके अलावा ये देखिए, यहाँ पर भी देखिए कैसे ये इलेक्ट्रिकल की केबल भी बाहर पड़े हुए हैं। ये जमीन के अंदर होने चाहिए, लेकिन इस पर भी अब तक काम नहीं हुआ है। ऐसे ही सड़कों की हाल कई इलाकों में देखने को मिलते हैं। मुंबई हो, ठाणे हो, कल्याण डोंबिवली हो या फिर विरार, वसई, इन इलाकों में यही हाल सड़कों का देखने को मिलता है। हालांकि ये सभी काम जो गड्ढे पाटना और ये सब सड़क की मरम्मत का काम बरसात से पहले। मुंबई की सड़कों पर गड्ढों पर हमारे संवाददाता इंद्रजीत सिंह ने एक ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, दिखाते हैं आपको। इस बार का मानसून मुंबई और उसके आसपास लोगों की मुसीबत और बढ़ा सकता है, क्योंकि इस बार नालों की सफाई ठीक से नहीं हो पाई है। जानकार कहते हैं कि 50% भी नालों की सफाई ठीक से नहीं हो पाई है। इसके अलावा अगर दूसरी बात करें तो पेड़ों की जो छटनी की जाती थी मानसून के मौसम में, वो भी नहीं हो पाई है। तो मुंबई और उसके आसपास पेड़ गिरने की घटनाएं ज़्यादा आ सकती हैं सामने। इतना ही नहीं, जर्जर इमारतों से लोगों को मानसून के समय में मुंबई में खाली कराया जाता है, मुंबई के आसपास खाली कराया जाता है। लेकिन इस बार नोटिस तो दी गई है, लेकिन जो जर्जर इमारतों से लोगों को खाली नहीं कराया गया है। तो कई सारी मुसीबतें हैं मुंबई के सामने। दूसरी सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि इस समय जो कचरे की सफाई है वो ठीक से नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर मानसून में मानसूनी बीमारियां आती हैं तो लोगों को दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि जो मुंबई और उसके आसपास के जो शहर हैं वो कोरोना के प्रभाव में हैं और बहुत सारा कोरोना का वहाँ पे संक्रमण है। और ऐसे में अगर बरसाती बीमारियां आती हैं तो लोगों के इलाज के लिए भी दिक्कत आ सकती हैं और लोगों की दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। तो कहीं ना कहीं ये मानसून मुंबई और उसके आसपास के लोगों के लिए मुसीबत लेकर आया है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, कल्याण।